हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें हम बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे खंडों को कवर करेंगे। खासकर वे खंड जो करंट अफेयर से संबंधित हैं और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। उन सभी खंडों पर हम एक विश्लेषण करेंगे और एक अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित जो भी डिटेल्ड एनालिसिस हो सकता है उसको देखेंगे। तो चाहे खंड अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, टॉपिक्स अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, राज्य व्यवस्था से जुड़े हों, संविधान से जुड़ा कोई विषय हो, इसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के विषय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय, या फिर आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कोई भी विषय हों, खासकर वे विषय जो हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं, उन सभी पर हमारा फोकस रहेगा। तो आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं इन फोकस प्रोग्राम के साथ, जिसमें आज का हमारा विषय है क्यों मंगोलिया भेजे जा रहे हैं बुद्ध के अवशेष। तो हाल ही में ये खबर चर्चा में थी जिस पर फोकस किया जाना बेहद ज़रूरी था कि मंगोलिया में भगवान बुद्ध से जुड़े जो अवशेष हैं, भारत में मौजूद हैं, उनको भेजा जा रहा है। तो क्यों भेजा जा रहा है, इसके क्या निहितार्थ हैं, इसके क्या पहलू हैं, कौन कौन से अवशेष हैं, वे अवशेष अगर हमारे पास आज मौजूद हैं तो वे कहाँ से आए, कौन सी व्यवस्था के तहत उनको एकत्रित किया गया था, उससे जुड़ी क्या कहानियाँ हैं, क्या लोग दंत कथाओं में बातचीत करते हैं, इन सभी को आज के इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करें उस एक ट्वीट से जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने एक ट्वीट किया था, जिसमें बहुत सारी जानकारियां हमें समझनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द 4 होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर ऑल सेट टू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया। यानी यहाँ पर 3 कीवर्ड हमें पहले ही दिख रहे हैं। यहाँ पर पहली बात लॉर्ड बुद्धा से संबंधित, दूसरा इंडिया और तीसरा मंगोलिया, यानी भारत से मंगोलिया भगवान बुद्ध के जो अवशेष भेजे जा रहे हैं उनका महत्व, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हमारे लिए समझना। और 11 दिन का ये एक कार्यक्रम होगा जो मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर इन अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। खासकर वहाँ पर आने वाले समय में एक जो बुद्ध पूर्णिमा की चर्चा की जा रही है, तो ये आयोजन 14 जून को किया जाना है। जो हमारे कानून मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, तो वे इस एक दल के साथ यहाँ से निकले हुए हैं और इन अवशेषों को लेकर के गए हैं। तो इसका जो मैसेज है वो है पीस एंड हार्मनी का, कि भारत और मंगोलिया के साथ जो भारत के संबंध हैं उनमें और मधुरता आएगी और विश्व में एक शांति का संदेश भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर मंगोलिया के अंतर्गत इन अवशेषों को लेकर के जाया जाएगा। इसका नाम है बट सागान टेम्पल, जो मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में है। ठीक है, उलान बाटर कहते हैं, उलान बातार कहते हैं, इस तरह से जो भी नाम आप सही समझें। तो यहीं पर ये अवशेष लेकर के जाएंगे और यहाँ पर ही उनको प्रदर्शित किया जाएगा, लोग उनसे जुड़ेंगे। तो अब चूंकि मंगोलिया चर्चा में है, मंगोलिया की राजधानी चर्चा में है, ऐसे में मैप में इसको लोकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मैप में आप काफ़ी सारे क्षेत्र देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है मंगोलिया। ठीक, तो मंगोलिया की लोकेशन आपको दिख रही है कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में है, जिसके 2 पड़ोसी हैं, पहला है रूस और दूसरा है चीन। ठीक है, 2 पड़ोसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 ही देशों के साथ ये अपनी भौगोलिक सीमा साझा कर रहा है। यहाँ कजाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर सीमा रूस और चीन की है। ठीक है, और भारत यहाँ पर है, तो अगर भारत से किसी को मंगोलिया जाना हो तो बीच में चीन जरूर आएगा। ठीक है, अब मंगोलिया ने एक नीति शुरू की थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय से जुड़ती भी है और हमें समझना भी चाहिए। मंगोलिया की नीति है थर्ड नेबर फॉरेन पॉलिसी। ठीक, थर्ड नेबर वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो 2 प्रमुख नेबर हैं, एक रूस और दूसरा चीन। तब उन्होंने थर्ड नेबर की एक बात शुरू की है, यानी कि मंगोलिया की भूमि से जो इन 2 देशों के अलावा जो अन्य देश मौजूद हैं उनसे भी मंगोलिया के संबंध एक तरह से वो बेहतर करेंगे या फिर उनको शुरू करेंगे। तो भारत भी यहाँ पर एक प्रमुख हितधारक है। भारत के तरफ से जब राजनाथ सिंह जी गए थे, उन्होंने मंगोलिया की इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा सराहा था। ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाए कि थर्ड नेबर पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, तो मंगोलिया की पॉलिसी है। ठीक है, अब ये एक मंगोलिया का एक और मैप है जिसमें उसकी प्रमुख लोकेशंस की चर्चा की गई है, जिस पर हम फोकस करेंगे। पहला कौन सा है, यहाँ पर हमें देखना है उसकी राजधानी शहर उलान बाटर कहाँ पर है। ये है तूल रिवर पर, और ये तूल रिवर निकलती है खेनताई या खेनती माउंटेन से, जो कि प्रमुख रूप से जाना जाता है चंगेज खान के जन्म से जुड़ी जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं उनसे। ठीक है, और ये तूल रिवर में ही मौजूद है उलान बाटर। इसके अलावा इसके अगर आप पश्चिमी क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर है अल्ताई माउंटेन श्रृंखला, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
माउंटेन रेंज है, ठीक। और ये जो क्षेत्र है थोड़ा चीन का और कुछ मंगोलिया का, यहाँ पर मौजूद है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं और आज हमारा जो फोकस है बेसिकली कल्चर वाले पार्ट पर रहने वाला है, ना कि इस इंटरनेशनल रिलेशंस पर। हालांकि रिलेशंस जुड़े हुए हैं तो रिलेशंस पर चर्चा तो होगी, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर उन कहानियों को समझेंगे जो भगवान बुद्ध और उनके अवशेषों से जुड़ी हैं। तो ये जो अवशेष, 4 अवशेषों की चर्चा की गई है जो भारत से मंगोलिया लेकर के जाए जा रहे हैं, तो इन अवशेषों को कहा गया है कपिल वस्तु अवशेष। तो कपिल वस्तु से जुड़े हुए ये अवशेष हैं जिनको लेकर के जाएंगे, ठीक। तो ये भगवान बुद्ध के 22 अवशेषों में से हैं जिनको नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। तो चूंकि बहुत पुराने अवशेष हैं, इनकी जो उपस्थिति है इसको संभालना बेहद आवश्यक है, इसलिए इनको एक खास एक तरह की जलवायुई दशाओं के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। इस साइट की खोज की गई थी 1898 में। तो अब इन जो अवशेष हैं इनको लेकर के मंगोलिया जा रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इनको लेकर के कहीं गए हैं। इसके पहले 2012 में श्रीलंका की सरकार ने ऐसा एक आग्रह किया था भारत से, तो भारत से उस समय भी ये जो अवशेष थे ये श्रीलंका लेकर के जाए गए थे और श्रीलंका में भी इनको दिखाया गया था। लेकिन 2015 में एक नीति आई जिसके तहत इन अवशेषों को प्राचीन वस्तुओं और कला खजाने की AA श्रेणी के तहत शामिल कर दिया गया। AA श्रेणी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी नाजुक प्रकृति की वस्तुएं जिनको प्रदर्शनी के लिए देश से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए एक विशेष तरह की जलवायुई दशाओं की आवश्यकता होती है जो भारत के अंतर्गत उस म्यूजियम में उनको उपलब्ध कराई गई थी। तो अब चूंकि मंगोलिया की सरकार ने भारत सरकार से विशेष आग्रह किया है कि आप हमको कुछ समय के लिए इनको उपलब्ध कराएं, तो भारत सरकार ने उनका आग्रह स्वीकार करते हुए एक अपवाद के रूप में इन अवशेषों को भेजने के लिए स्वीकृति दे दी है और आज इनको लेकर के जाया गया है। तो एक बहुत प्रचलित कथा है इन अवशेषों से जुड़ी हुई, ये अवशेष कहाँ से आए, कैसे शुरू हुए, कैसे उनको एकत्रित किया गया, कैसे उन पर स्तूप बनाए गए, वो सभी कथाएं। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध को एक समय इस बात का एहसास हुआ कि अब वे निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ें, या फिर महापरिनिर्वाण उसको कहा गया है, जब उन्होंने इस देह के त्याग की बात कही, तो वे जाते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ और एक विशेष मुद्रा में लेट करके देह का त्याग कर देते हैं। जब वे देह का त्याग करते हैं तो उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में जो भी उनके विशेष अनुयायी रहे हैं, उनके जानने वाले रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं जो उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, वो सभी वहाँ पर कई सारे लोग पहुँचने लगे, जानने लगे, देखने लगे। तब पता चला साहब कि कई सारे लोग जब वहाँ पहुँचे तो उसमें एक खास वर्ग था उस क्षेत्र का, मल्ल समुदाय का। तो मल्ल समुदाय भी बहुत दुखी हुआ, कई सारे लोग दुखी हुए, तो उन्होंने फिर मल्ल समुदाय ने ही, और ये मल्ल समुदाय कहाँ का था? कुशीनगर का। इन लोगों ने क्या किया कि भगवान बुद्ध के फिर शरीर का उनका एक अंतिम संस्कार किया और उनके शरीर के जो राख और टुकड़े बचे हुए थे, अवशेष बचे हुए थे, उनको इस प्रकार के घड़ों में एकत्रित कर लिया और काफ़ी समय तक उनको रख करके विशेष सम्मान देते हुए उनकी पूजा करते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस के राज्यों में भी फैलने लगी कि उनके पास ऐसे अवशेष सुरक्षित हैं। तो जो बाकी भगवान बुद्ध के अनुयायी थे या उनको मानने वाले थे, उनके शिष्य थे, वे राजा भी एक समय के बाद वहाँ पर पहुँच गए, सभी एकत्रित हो गए। और वहाँ पर जब पहुँचे तो फिर उन्होंने ऐसा आग्रह किया कि अब वो उस घड़े से या फिर उनके अवशेषों से अपना भी हिस्सा चाहते हैं या फिर कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, ताकि वे भी अपने स्थानों पर उनको रख सकें और उनकी पूजा कर सकें। तो जब मल्ल लोगों को पता चला, मल्ल समुदाय को पता चला कि कई सारे राजा आ रहे हैं और वे भी इनको लेना चाहते हैं, तो ये लोगों के बीच में आक्रोश शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि ये इन अवशेषों को किसी से भी बांटें। तो आगे चल कर के जब एक ऐसी परिस्थिति बनी कि इनके राज्य को लगभग 7 राज्यों के राजाओं ने चारों ओर से घेर लिया और लगभग वे हमला करने की स्थिति में पहुंच रहे थे कि इन अवशेषों को हासिल करना है उनको, तब जाकर के एक द्रोण नाम के ब्राह्मण सन्यासी थे जिनको इस बारे में पता चला, तब वे पहुंचे और उन्होंने उन 7 राज्यों के जो राजा थे उनको इस बारे में समझाया कि आक्रमण करना अपने आप में बहुत अच्छा विकल्प नहीं होगा, और भगवान बुद्ध जिनकी आप अवशेषों की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनको आप लेना चाहते हैं, जिनसे आपने शिक्षा ली है, तो तथागत को वैसे भी ये सभी जो आपके मार्ग हैं स्वीकार नहीं होंगे। तथागत ने हमेशा ही शांति के जो संदेश हैं वो दिए हैं।
तो उन लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद द्रोण पहुँचे कहाँ, मल्ल समुदाय के पास, और उन्होंने इनको भी समझाया इसी तरह से कि भाई अगर आप शत्रुता करेंगे, लड़ाई करेंगे, चारों ओर से घेर लिया गया है, ऐसे में जो स्थिति बनेगी वो अपने आप में सही नहीं होगी, खून खराबा होगा। तो आप भी इस बात को समझिए कि वो लोग भी, वो राजा भी शिष्य हैं भगवान बुद्ध के, तो आपको उनको भी वे अवशेष देने चाहिए और इससे आपकी भी ख्याति बढ़ेगी। तो वो लोग समझ गए इस बात को। तो उन्होंने इन सभी जो घड़े थे, 7 राजा ये थे, 8वें ये समुदाय था, तो उन अवशेषों को 8 घड़ों में एकत्रित कर दिया, जिसमें कि 7 ये राजा ले गए और बाकी इन मल्ल समुदाय के पास रह गया। और जिस बर्तन में उसको एकत्रित किया गया था, उस बर्तन को ले लिया द्रोण ने, और उनके अवशेषों की जो राख बची थी उसको भी एक समुदाय ने ले लिया। तो टोटल 10 एक तरह से प्रमुख अवशेषों के आधार पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। आगे चलकर जब उनके एक प्रमुख अनुयायी के रूप में अशोक का उदय होता है, सम्राट अशोक के नाम से जिन्हें आप जान रहे हैं, पियदस्सी का नाम भी उनका जो अभिलेख है उसमें मिलता है। तो उन्होंने इन स्तूपों के अंतर्गत जो अवशेष जमा थे उनको निकाल करके कई सारे अलग अलग छोटे छोटे स्तूप बना करके लगभग 4000 से अधिक स्तूपों का निर्माण करवाया। तो वही स्तूप आज आपको हर जगह देखने को मिलते हैं और अलग अलग नामों से वे स्तूप आपको जानने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन स्तूपों की कहानी है जो प्रचलित है, दंत कथाओं में है, और इसको आपको जानना चाहिए। ठीक, अब जो स्तूप है जो उनके खासकर शरीर से जुड़े हैं उनको कहते हैं शरीरिका स्तूप, यानी बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर बने। इसी एक परंपरा के अंतर्गत जो 22 अवशेष दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं, उन्हीं के कुछ हिस्सों को, कुछ अलग अलग को मंगोलिया लेकर के जाया जा रहा है। तो जो स्तूप है उनकी अगर हम संरचना की बात करें, स्तूपों की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है समझना, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो स्तूप की संरचना आप इस एक चित्र से समझने की कोशिश करें, डायग्राम है, इसमें प्रमुख रूप से ये वाला हिस्सा आपको इस तरह से दिख रहा है, अंडाकार, इसको कहते हैं अंड। ये स्तूप का बहुत प्रमुख भाग है जिसके अंतर्गत बुद्ध या उनके अनुयायियों के पवित्र अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये अंदर के भाग में रखे जाते हैं, कई बार ऊंचाई पर रख दिए जाते हैं, कई बार उनके गर्भगृह के अंतर्गत। ठीक है, हालांकि ये जो संरचना है इसे ही अंड कहते हैं। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक चौकोर संरचना जिसे हम कहते हैं हर्मिका। ठीक है, इस हर्मिका के ऊपर लगा हुआ है एक दंड, ठीक, ये कहलाता है यत्री, और इसके ऊपर जो आप इस तरह की संरचनाएं देख रहे हैं ये है छत्र। तो ये हुई स्तूप की एक बेसिक संरचना। अब इसके आसपास जो आपको सजावट दिख रही है इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ये वाला जो एरिया है जो इसको चारों ओर से घेरे हुए है, पहला वाला, इसको कहते हैं मेधी। ठीक, और एक जो दीवार है वो बाहर की तरफ है इसके, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेदिका। और यहाँ पर मौजूद हैं ये अलंकरण जिनको आप द्वार के रूप में देख सकते हैं, इनको कहते हैं तोरण द्वार। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो पूरा एक पथ है चारों ओर से घूमने वाला, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। आप सभी लोग जानते भी हैं लेकिन रिवीजन के लिए इसको एक बार फिर से समझिए। ठीक है, तो प्रमुख स्तूपों पर चर्चा हमने की है, तो हम कुछ स्तूपों का नाम जरूर लेंगे जिनको आपको यहाँ पर देखना है। तो एक स्तूप है सबसे प्रमुख और सबसे सुरक्षित, सांची का स्तूप। ठीक, दूसरा कौन सा है, सारनाथ का स्तूप। अलग अलग स्ट्रक्चर भी है आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट है वो वही है, और अभी हम इस वाले फॉर्मेट पर चर्चा कर रहे थे। तो एक स्तूप ये भी है। एक है भरहुत का स्तूप जिसका आपको यहाँ पर तोरण द्वार और एक ये कुछ संरचनाएं मौजूद हैं जो दिखाई गई हैं। यहाँ पर है पिपराहवा का स्तूप। ठीक है, इसी तरह ये है कुशीनगर का स्तूप। इसमें यहाँ पर एक और जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो स्थापित है, इस तरह से उनकी लेटी हुई मूर्ति, जब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, अपने देह का त्याग करते हैं। इसके बाद एक और है दार्जिलिंग का स्तूप। अच्छा, एक बात आपको और करनी है, जिन स्तूपों की हमने चर्चा की है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्तूप किस राज्य में मौजूद है। ठीक है, चलिए, इससे आपका भी रिवीजन होगा। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख शब्द अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर भी रिवीजन के तौर पर ही हम फोकस करेंगे। जैसे पहला है महाविनिष्क्रमण, यानी जब सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था, उसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन या धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, उन्होंने जब पहला उपदेश दिया, उसके बाद महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। इसके अलावा 4 और बातें हैं जो जाननी
हमें ज़रूरी है। जैसे 4 आर्य सत्य कहते हैं, यानी दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। दुख का अर्थ क्या है यहाँ पर? दुख का मतलब है कि दुख है, दुख को समझा उन्होंने कि दुख वास्तविकता में मौजूद है। फिर उन्होंने बताया कि दुख है तो दुख के कुछ कारण हैं, और उन कारणों का जब अगर आप जानकारी उन कारणों की ले लेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनके निवारण भी हैं। और निवारण कैसे होगा? निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं बुद्ध, ठीक, उनकी शिक्षाओं में, प्रमुख शिक्षाओं में शामिल है। और अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों को अपना करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में शामिल हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं? हीनयान, महायान, थेरवाद और वज्रयान। इन चारों को याद रखिए। चाहे तो आप इनके बारे में थोड़ा अलग से सर्च करके पढ़िएगा ज़रूर। अब बौद्ध धर्म के बारे में अगर कुछ हम डेटा कलेक्ट करें कि विश्व के अंतर्गत कहाँ कहाँ कौन कौन से जो धर्म है उनकी क्या भूमिका है, कितनी आबादी उनको फॉलो करती है, तो बौद्ध धर्म यहाँ पर लगभग चौथे नंबर पर आता है, जिसमें पहले नंबर पर है ईसाइयत यानी ईसाई धर्म, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे पर हिंदू और चौथे पर बौद्ध धर्म आता है। लगभग 7% लोग इसको मानते हैं। ये जो डेटा है ये PEW रिसर्च सेंटर का डेटा है 2015 का, जिसमें ये बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक अभ्यास प्रश्न पर। आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, सवाल को देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें शब्द दिए हैं और उनके कुछ अर्थ दिए हुए हैं। तो ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलान करना है कि कौन कौन सी युग्म सुमेलित हैं। पहला लिखा हुआ है अपवर्ग, उसके सामने दिया हुआ है ऊंची। दूसरा है उत्ताल, यहाँ लिखा है मोक्ष। उसके बाद जरावस्था, यहाँ लिखा हुआ है वृद्धावस्था। उसके बाद लिखा हुआ है मार, यानी एक तरह से कामदेव, जो मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा शैतान माना जाता है। आपको बताना है कि कितने युग्म सही हैं। चलिए इसका जवाब आपको दे दें। जो अपवर्ग है उसका मतलब ये होता है मोक्ष, ठीक है। उत्ताल का मतलब होता है ऊंची, और जरावस्था यहाँ पर सही सुमेलित है, यानी सुमेलित ही है। अगला है मार, मार का मतलब कामदेव। ये कामदेव दरअसल जो परंपराओं में आप कामदेव का नाम सुनते हैं, ये वह कामदेव नहीं है। ये बौद्ध से संबंधित जो कहानियाँ हैं उससे जुड़े कामदेव हैं, जिसको माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा हुआ एक शैतान है जो उसमें विलंब करवाता है। ठीक है, तो ये मार की कहानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कितने युग्म सुमेलित हैं? ये गलत है, ये गलत है। केवल 2 युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा, आपने इससे कितना सीखा। जिसके बाद अगले सेशन में इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे और उन पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। शुक्रिया।